मॉर्निंग क्लास। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सब लोग स्टडी कर रहे होंगे सेशनल के लिए। अब हम देखते हैं द ड्रग्स यूज्ड इन माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है, इस डिसीज में क्या बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, ये इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है, आपका ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है। ऑटो इम्यून डिसीज का मतलब क्या होता है, देखिए जब हमारी बॉडी में जब हम बीमार पड़ते हैं, कोई फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं यानी कि एंटीजन हमारी बॉडी में आते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लगती है ताकि उन पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय कर सके और हमारी बॉडी को सेफ रख सके। लेकिन इस डिसीज में क्या होता है, हमारी बॉडी समझ ही नहीं पाती है, वो अपने ही पार्ट को यानी कि अपनी ही बॉडी के हिस्से को वो क्या समझती है कि ये कोई फॉरेन पार्टिकल है और उसको डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। इसीलिए इसको बोला जाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जब अपनी ही बॉडी के सेल्स यानी कि अपनी ही बॉडी के जो सेल्स को ही अपनी ही बॉडी की एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं, दैट इज माइस्थेनिया ग्रेविस। ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, मसल्स गेट्स रिलैक्स, आपकी जो मसल्स है वो रिलैक्स रहती है। और ये होता क्यों है, सबसे पहले हम ये जानते हैं होता क्यों है। कुछ तो पाया जाता है कि ये जेनेटिक है, अगर किसी मदर को या फादर को है तो उनके बच्चों में भी ये डिसीज पाया जाएगा। दूसरा रीजन ये होता है कि आपकी बॉडी में थाइमस ग्लैंड होता है। वो थाइमस ग्लैंड एक नॉर्मल पर्सन के बॉडी में जिसका साइज है वो स्मॉलर होता है, लेकिन जो माइस्थेनिया ग्रेविस से जो सफर कर रहा होता है उसकी बॉडी में जो थाइमस ग्लैंड है उसका जो साइज है वो लार्जर होता है। थर्ड पॉइंट आपका ये भी हो सकता है कि जो आपका थाइमस ग्लैंड है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। ये एक सर्टेन टाइम के बाद जो माइस्थेनिया ग्रेविस है वो आपका डिसअपियर हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों में ये जो माइस्थेनिया ग्रेविस है डिसअपियर नहीं होता और उसके जो एक्शंस हैं वो दिखाई देने लग जाते हैं, जिस वजह से क्या हो जाता है, माइस्थेनिया ग्रेविस होता है, क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। अब देखते हैं व्हाई इट हैपन, ये क्यों होता है माइस्थेनिया ग्रेविस। Because acetylcholine cannot bind with nicotinic receptor due to development of antibodies on the nicotinic receptor। अब हमने कोलिनर्जिक ड्रग्स में पढ़ा था कि जब न्यूरोट्रांसमीटर कौन होता है, आपका एसिटाइलकोलिन होता है, वो प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक तक पहुंचता है, तब आपका सिग्नल जो होता है क्या होता है, वो ट्रांसमिट होता है प्री साइनेप्टिक टू पोस्ट साइनेप्टिक। अब निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं वहां पे, जब निकोटिनिक रिसेप्टर पे आपका एसिटाइलकोलिन बाइंड ही नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगा, और बाइंड वो क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो एंटीबॉडीज बॉडी ने जनरेट कर दिए हैं उसी को क्या करते हैं एंटीबॉडीज, निकोटिनिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड होने लगते हैं एंटीबॉडीज, और जब वो बाइंड हो जाते हैं तो एसिटाइलकोलिन को स्पेस ही नहीं मिलता बाइंड होने के लिए, वो वहीं पे ही रह जाता है। वो एसिटाइलकोलिन को क्या करते हैं, उसको बाइंड नहीं होने देते और वहीं पे क्या हो जाते हैं, वो बाइंड हो जाते हैं। अब हम ये एक डायग्राम देखते हैं, इसकी काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है कि माइस्थेनिया ग्रेविस के आप ड्रग्स के बारे में बताइए, डेफिनेशन आती है, तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अगर एग्जाम में आता है तो आप ये दोनों डायग्राम्स भी बनाकर आएंगे। ये देखिए नॉर्मल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या होता है, ये आपका प्री साइनेप्टिक है, ये आपका पोस्ट साइनेप्टिक है, इस पे निकोटिनिक रिसेप्टर है, ये आपका एसिटाइलकोलिन है, ये यहाँ से निकला साइनेप्स पे आया और साइनेप्स से आगे यहाँ पे आकर बाइंड हो गया, और आपका क्या हुआ, नॉर्मल न्यूरोट्रांसमीटर जो एसिटाइलकोलिन का काम था वो हो गया, और इंपल्स क्या हो गई आपकी, ट्रांसमिट हो गई, ये इंपल्स आपकी ट्रांसमिट हो गई। ये आपका नॉर्मल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, हमारी बॉडी में ऐसे वर्क करता है। अब देखिए जब माइस्थेनिया ग्रेविस हो जाता है किसी को, तब ये कैसे वर्क करता है और कैसे होता है, व्हाई इट हैपन, ये क्यों होता है। जब आपका एसिटाइलकोलिन आपका यहाँ पर तो आ गया, वेसिकल्स में तो आ गया, ये साइनाप्स पे आया, और जब यहाँ पे साइनाप्स पे आया और इसने निकोटिनिक रिसेप्टर पे इसमें बाइंड होने के लिए गया, तो इसने देखा कि एंटीबॉडीज वहां पे पहले से ही बाइंड हो चुके हैं, वो पहले से ही स्पेस को ऑक्यूपाई कर चुके हैं, और एसिटाइलकोलिन को स्पेस नहीं मिल पाया यहाँ पे बाइंड होने के लिए, और ये एसिडीज यहाँ पे रहेंगे और एंटीबॉडीज यहाँ पे बाइंड हो गए। एंटीबॉडीज बाइंड होने के बाद क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। तो जो निकोटिनिक रिसेप्टर की जो आपकी उसकी जो नंबर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, 1/3 हो जाते हैं। सपोज यहाँ पे 1000 प्रेजेंट है तो क्या हो जाएंगे 1000 का, उसका 1/3 प्रेजेंट होंगे, 333 अप्रॉक्स उतने प्रेजेंट हो जाएंगे, 1/3 को डिस्ट्रॉय कर देता है, और उससे क्या हो जाएगा, मसल्स गेट्स रिलैक्स, और इसमें क्या होता है, मसल गेट्स कॉन्ट्रैक्ट, जिससे हम मूवमेंट कर पाते हैं, और इसमें आपकी जो होगी मसल वो रिलैक्स ही रहेगी, और इसी को बोलते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है, जब आपकी जो आई है, आपकी जो आईब्रोज है, ये नीचे लटक जाती है,
आपकी जो आईब्रोज है वो नीचे लटक जाएगी, आपकी जो आई है ये भी नीचे लटक जाएगी, इसी को बोलते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस। इसमें आपको ब्लर भी दिखाई देने लग जाता है, डबल विजन होने लग जाता है। अब देखते हैं नंबर ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर डिक्रीज टू 1/3। दिस इफेक्ट, इस इफेक्ट से क्या होता है, आईलिड्स, ये आपकी जो आईलिड्स है ये डाउन हो जाती है, नीचे हो जाती है। एक्सटर्नल ऑक्यूलर यानी कि जो आपका आई है ये आपकी जो ऑक्यूलर है उस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। फेशियल मसल, समटाइम मुंह टेढ़ा हो जाता है, स्लाइटली आपको पैरालिस जैसा लगता है कि फेस पे पैरालिस हो गया, और रेस्पिरेटरी मसल्स भी आपकी इफेक्ट होती है, जो कॉज ऑफ क्या होता है, कॉज ऑफ डेथ होता है। अब देखते हैं सिम्टम्स। जब किसी को माइस्थीनिया ग्रेविस होता है तो कैसा फील होता है, उसके क्या सिम्टम्स हैं कि पता लगता है कि ये माइस्थीनिया ग्रेविस है। इनिशियल स्टेज पर सबसे पहले वीकनेस, पर्सन को वीक फील होता है, फैटिक फील होता है। अगर वो रेस्ट करता है तो फिर वो वापस से रिकवर होकर बेटर फील करने लगता है। मॉर्निंग में बहुत एनर्जेटिक वे में पर्सन उठता है, उठने के बाद वो थोड़ा काम करता है और बहुत जल्दी वो वीक फील करने लगता है। रेस्ट करेगा, रिकवर हो जाएगा, फिर से वही सेम प्रोसेस होगा। वीक आर्म, उसको अपने हाथ पांव में बहुत वीकनेस लगेगी, उसकी मसल्स में, लेग्स की मसल्स में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होगी, एंड ड्रूपी आईलिड्स होगी उसको यहाँ पे बहुत भारी भारीपन लगेगा कि जैसे कुछ उसको यहाँ पे लटक सा रहा हो। जब इनिशियल स्टेज होती है ये उसकी कंडीशन है। अब देखते हैं जो ये आपका माइस्थीनिया ग्रेविस है ये सबसे पहले किस ऑर्गन को इफेक्ट करता है, आपकी आई को, यानी कि आपकी ऑक्यूलर को सबसे पहले उसको इफेक्ट करता है। और सबसे लास्ट में किसको इफेक्ट करता है, सबसे लास्ट में डायफ्राम को इफेक्ट करता है। और जब ये डायफ्राम को इफेक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, दैट मीन्स द कॉज ऑफ डेथ। इससे इंसान एकदम मर जाएगा, क्योंकि क्या होगा, वो सांस ही नहीं ले पाएगा, सांस उसकी क्या हो जाएगी, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाएगी जब वो डायफ्राम में इफेक्ट करेगा। एंड की बहुत अच्छी बात है कि सबसे लास्ट में वो डायफ्राम में करता है, क्योंकि अगर वो सबसे पहले डायफ्राम में करता तो पर्सन की डेथ ही हो जाती है, उसे पता ही नहीं चलता। तो इनिशियल स्टेज पे वो सबसे पहला ऑर्गन होता है आपको ऑक्यूलर, यानी कि आपकी आई पे इफेक्ट करते हैं। अब हम ये फ्लो डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि माइस्थीनिया ग्रेविस क्या काम करता है। आपका ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है, जब बॉडी अपने ही बॉडी के सेल्स को एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं, दैट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये आपकी एंटीबॉडीज जनरेट करती है आपकी, और ये क्या करती है, ब्लॉक कर देते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर को एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को। यहाँ पर जो निकोटिनिक रिसेप्टर है ये इसको ब्लॉक कर देती है ताकि एसिटाइलकोलिन इससे बाइंड ही ना हो पाए, और यहाँ पर अगर क्या हो जाते हैं, एंटीबॉडीज बाइंड कर जाते हैं। आई होप आपको ये समझ आया हो कि आपका माइस्थीनिया ग्रेविस में ये क्या होता है, ये क्यों होता है, इसके रीजंस क्या होते हैं। कॉज भी मैंने आपको बताया, मैंने बोर्ड पे यहाँ नहीं मेंशन किए हुए हैं, बट कॉजेस मैंने आपको एक्सप्लेन की कि किन रीजन से माइस्थीनिया ग्रेविस होता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखते हैं और डोज देखते हैं। तो अभी माइस्थीनिया ग्रेविस का आपका लास्ट स्लाइड है, हम इसमें देखते हैं कि किन ऑर्गन पे इफेक्ट पड़ता है माइस्थीनिया ग्रेविस अगर होता है तो, और ऊपर से कौन सी ड्रग्स माइस्थीनिया ग्रेविस में यूज की जाती है, और हम डोज, ये 3 टॉपिक्स अब हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम देखते हैं कि किस ऑर्गन पे क्या इफेक्ट पड़ता है माइस्थीनिया ग्रेविस के केस में। जो आई है, आई में क्या होता है, ड्रूपिंग ऑफ वन और बोथ आईलिड्स, डबल विजन और ब्लर्ड विजन, यानी कि जो आपकी ये जो आई है, ये जो आईब्रोज है, ये चीज जो है आपकी ये ऐसे नीचे लटक जाती है। दूसरा आपको धुंधला दिखाई देने लग जाता है और डबल विजन हो जाता है। आप देखते हैं थ्रॉट मसल। थ्रॉट मसल में क्या इफेक्ट पड़ता है, डिफिकल्ट होती है बात करने में, डिफिकल्ट होती है आपको कोई भी फूड को चबाने में, इवन अगर आप लिक्विड भी इनटेक करते हैं उसमें भी दिक्कत होती है, क्योंकि डिफिकल्ट होती है स्वेलिंग करने में। तो स्वेलोइंग, च्यूइंग और स्पीकिंग, इन तीनों में डिफिकल्ट होती है, आपके थ्रॉट मसल में इफेक्ट पड़ता है। नाउ थर्ड पार्ट क्या है आपका, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या इफेक्ट पड़ता है, सबसे जो लास्ट वाला ऑर्गन है वो क्या है आपका, डायफ्राम, इस पे सबसे लास्ट में इफेक्ट पड़ता है। सबसे फर्स्ट किस में इफेक्ट पड़ता है आपको, ऑक्यूलर पे। ऑक्यूलर दैट मींस आई मसल, सबसे पहले आई पे इफेक्ट पड़ता है, तो डायफ्राम में इफेक्ट पड़ता है। और अगर डायफ्राम में इफेक्ट पड़ेगा तो क्या हो जाएगा आपका, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, जिससे क्या हो जाएगा, दैट इज द कॉज ऑफ डेथ, जब आपकी ना लास्ट स्टेज होती है। अब देखते हैं ड्रग्स कौन सी यूज की जाती है आपके माइस्थीनिया ग्रेविस में। फर्स्ट ऑफ ऑल नियोस्टिग्माइन। नियोस्टिग्माइन आपकी किस लिए यूज की जाती है, ताकि जो एसिटाइलकोलिन है हम उसके रिलीज को इंक्रीज कर सके। देखिए क्या था इसका ट्रीटमेंट, कि जो आपका जो माइस्थीनिया ग्रेविस है वो किन वजह से हो रहा था, क्योंकि निकोटिनिक रिसेप्टर पे एंटीबॉडीज आके क्या हो रहे थे, बाइंड कर रहे थे। क्यों कर रहे थे वो बाइंड, क्योंकि वो एसिटाइलकोलिन की तो फॉर्मेशन कम हो गई थी,
और निकोटिनिक रिसेप्टर जो थे वो उसकी भी क्या कर रहे थे, एंटीबॉडीज उसको डिस्ट्रॉय कर रहे थे। अगर सपोज 100 हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर है तो क्या करेंगे एंटीबॉडीज आके सिर्फ 33 रखेंगे, 1/3 बिल्कुल क्या कर देंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो आपके कौन बाइंड कर रहे थे, एंटीबॉडीज। अब हमारे पास क्या है, या तो हम एंटीबॉडीज को खत्म कर दे तो माइस्थेनिया ग्रेविस से आपको क्या ट्रीटमेंट मिलेगा, या हम एसिटाइल की जो फॉर्मेशन है उसको इंक्रीज कर दे ताकि एसिटाइल कोलिन जो है वो निकोटिन रिसेप्टर पे बाइंड हो सके। तो अब हम देखते हैं इस वाले ड्रग से क्या करते हैं, नियोस्टिग्माइन से हम एसिटाइल कोलिन की जो फॉर्मेशन है उसको इंक्रीज कर देते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, इंक्रीज करने से जो एसिटाइल कोलिन है वो एंटीबॉडी से पहले बाइंड होने के लिए प्रिपेयर रहेगा। दूसरा क्या आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड आपका क्या करते हैं, इसका एग्जांपल है आपका प्रेडनिसोन। ये क्या देते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट। इम्यूनोसप्रेसेंट क्या होता है आपका, इम्यूनोसप्रेसेंट का मीनिंग होता है जिसमें आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस किया जाता है। दैट मीन्स कि आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज बन रही है हम उसको क्या करते हैं, हम डिक्रीज करते हैं। जब एंटीबॉडीज डिक्रीज कर देंगे तो जो एंटीबॉडीज निकोटिन रिसेप्टर पे बाइंड हो रही थी वो नहीं होगी, तो उससे क्या हो जाएगा, एंटीबॉडीज डिक्रीज, दैट मीन्स इम्यूनोसप्रेसेंट। तो आपका सेकेंड हो जाता है इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर। इसका मतलब है कि जो निकोटिनिक रिसेप्टर है उनकी जो वैल्यू थी, जो संख्या थी, जो कम हो रही थी उसको क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। यानी कि 100 थे 33 हो गए, क्योंकि जो बाकी थे वो किसने डिस्ट्रॉय कर दिए, एंटीबॉडीज ने। तो वो और निकोटिन रिसेप्टर की क्या करेगा, फॉर्मेशन कर देगा ताकि निकोटिन रिसेप्टर की भी क्या हो, वैल्यू इंक्रीज हो, ताकि एसिटाइलकोलिन इजिली बाइंड कर सके। थर्ड आ जाता है आपका एंटीकोलिनेस्ट्रेसिस। एंटीकोलिनेस्ट्रेसिस क्या था, हमने कोलिनर्जिक ड्रग वाले में पढ़ा था कि एक आपका एंजाइम होता था कोलिनोस्ट्रेसिस, वो क्या करता था, मेटाबोलाइज करता था आपके एसिटाइल कोलिन को। अगर एसिटाइल कोलिन का ब्रेकडाउन मेटाबोलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, फॉर्मेशन ज्यादा ही रहेगी। तो हमें कौन सी ड्रग देनी चाहिए, एंटीकोलिनोस्ट्रेसिस, जो उस एंजाइम को ब्रेकडाउन नहीं करने दे एसिटाइल कोलिन को। तो एंटीकोलिनोस्ट्रेसिस किस लिए दी जाती है, ताकि वो जो आपका एंजाइम है वो मेटाबोलाइज ना करे एसिटाइलकोलिन को, फॉर्मेशन ज्यादा रहे और ज्यादा से ज्यादा निकोटिन रिसेप्टर पे वो बाइंड करे। तो ये क्या कहते हैं, प्रोलॉन्गिंग द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन एट रिसेप्टर। ACS स्टैंड्स फॉर एसिटाइलकोलिन। और इसके साथ हम देते हैं एट्रोपिन। एट्रोपिन हम क्यों देते हैं, ताकि ये मस्करिनिक के जो साइड इफेक्ट है, क्योंकि जो आपका एसिटाइलकोलिन है वो दोनों पे ही बाइंड करता है, निकोटिनिक पे भी और मस्करिनिक पे भी। अब इस ड्रग को देने से जो ये मस्करिन पे बाइंड होगा तो उससे कुछ साइड इफेक्ट आ सकते हैं, लाइक वॉमिटिंग, डायरिया, डिजीनेस। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम कौन सा देते हैं, एट्रोपिन देते हैं। नाउ द फोर्थ इज प्लाज्मा एक्सचेंज। प्लाज्मा एक्सचेंज क्या है, आपके प्लाज्मा में, आपके ब्लड में जो अनवांटेड, जो एबनॉर्मल एंटीबॉडीज है उसको रिमूव करने को बोलते हैं हम प्लाज्मा एक्सचेंज। आई होप आपको ये समझ आई हो कि माइस्थेनिया ग्रेविस का जो ट्रीटमेंट है वो क्या होता है। माइस्थेनिया ग्रेविस बेसिकली किन वजह से होता है कि आपके निकोटिनिक रिसेप्टर पे एंटीबॉडीज आके बाइंड कर जाते हैं। बस हमें उसी प्रोसेस को खत्म करना है, कैसे, एसिटाइल कोलिन की फॉर्मेशन को इंक्रीज करके, निकोटिनिक रिसेप्टर की वैल्यू को इंक्रीज कर। और थर्ड क्या था, एंटीकोलिनोस्ट्रेसिस, ताकि जो आपका कोलिनोस्ट्रेसिस एंजाइम है वो ब्रेक डाउन करता था एसिटाइल कोलिन को, उसको ब्रेक डाउन ना कर पाए। अब देखते हैं हम डोज। डोज कौन सी, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, यानी कि जो इम्यूनिटी को डिक्रीज करेंगे। आपका क्या है, प्रेडनिसोन 15 to 20 mg पर केजी पर डे, और इसको हम ग्रेजुअली यानी कि इसको धीरे धीरे इंक्रीज कर कितना तक कर सकते हैं, 60 mg तक। एजाथायोप्रिन, इसका क्या है 2 to 3 mg पर केजी पर डे। इंट्रावेनस इम्यून ग्लोबुलिन, ये आपका इंट्रावेनस से दिया जाएगा, इसका क्या है 400 mg पर केजी पर डे फॉर 5 days और ऑल्टरनेट डे। दैट मीन्स कि इसको रेगुलर डेज पे नहीं देना है, ऑल्टरनेट डेज पे देना है आपको। ऑर्गन इफेक्ट, ड्रग्स और ये डोज, आई होप आपको ये समझ आई हो। आपका इसी के साथ जो माइस्थेनिया ग्रेविस है वो खत्म हो गया। अब आपका सेकेंड यूनिट का सिर्फ एक लास्ट पार्ट रहता है, दैट इज NSAID। अब हम उसको और कंप्लीट करके आपकी सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।